अब देखो हम आ जाते हैं एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है मोस्ट एफिशिएंट कैटालिस्ट, उच्च दक्षता के उत्प्रेरक। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनकी जो एफिशिएंसी है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी जो है, वो नॉर्मल कैटालिस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो डिग्री ऑफ एक्सीलरेशन है वो 10⁻27 तक हो सकती है। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻27 टाइम्स तक चेंज कर सकते हैं, जो बहुत हाई है। और यही कारण है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं बहुत ही फास्ट होती है। समझ गए ना? तो यही लिखा है मैंने कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन आर वेरी फास्ट एंड डिग्री ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एंजाइमेटिक, ठीक है, एंजाइमेटिक कैटालिसिस जो है इज 10⁻27 टाइम्स। एंजाइम उत्प्रेरण वाली अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है और इनकी जो त्वरण कोटि है, मतलब रिएक्शन रेट को चेंज करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 10⁻27, जो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट कैटालिस्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में चलने वाली एक फास्ट रिएक्शन है। फिर दूसरा है हाई स्पेसिफिक नेचर। एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज्ड करेगा। अगर यूरिएज एंजाइम है तो केवल यूरिया का हाइड्रोलिसिस करेगा। अगर हम कहें जाइमेज एंजाइम है तो वो, ठीक है, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में ही बदलेगा। तो इस तरह से इनमें बहुत ही स्पेसिफिक नेचर है। इसका रीजन है कि जो एंजाइम होते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं, उनकी जो एक्टिव साइट है, रिएक्टिव साइट है, जहाँ से वो जुड़ते हैं, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे और एंजाइम ऐसे सबस्ट्रेट को क्या नहीं कर सकता, कैटेलाइज्ड नहीं कर सकता। ये हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे कि लॉग थ्योरी जो दी है। तो यही मैंने लिखा है कि एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर गिवन रिएक्शन। इट मीन्स वन एंजाइम कैटेलाइज्ड ओनली वन रिएक्शन, जैसे कि यूरिएज कैटेलाइज्ड ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली, ठीक है। तो इस तरह से यूरिया जो है, ठीक है, यूरिया को अगर हमें हाइड्रोलाइज करना है तो केवल यूरिएज एंजाइम की ही जरूरत होगी। ठीक इसी तरह से मान लो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में बदलना है तो जाइमेज ही लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी, ठीक है, हर एक रिएक्शन है जिनमें हर एक रिएक्शंस के लिए अपना एक कैटालिस्ट होता है। समझ गए बच्चों कि एंजाइम बहुत ही विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करता है, क्योंकि इनके जो एंजाइम की रिएक्टिव साइट है, मतलब जो सबस्ट्रेट है, अभिकारक है, और जो एंजाइम है, उनकी जो रिएक्शन सेंटर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वैसे ही जैसे ताले और चाबी के लीवर्स होते हैं। तो यही कारण है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। फिर आता है कोलाइडल नेचर। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, समझ गए ना, मतलब एंजाइम प्रोटीन से बने हैं या कुछ, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये कोलाइडल नेचर के होते हैं। मतलब ये है कि ये वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बारे में कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और यही कारण है कि जरा सा टेम्परेचर हाई हो जाए या फिर एसिड बेस आ जाए, इलेक्ट्रोलाइज्ड आ जाए, तो ये जो एंजाइम है ये कोएगुलेटेड हो जाते हैं, जिससे इनकी बायोलॉजिकल जो एक्शन है, जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इनका, वो क्या जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अंडे को उबाल दो आप, अंडा खराब हो गया, मतलब उसके अंदर अब कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। ज़्यादा गर्म खाना हम खा लें बहुत ज़्यादा, तो हमारे बॉडी में वो एंजाइम कोएगुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारी डाइजेशन पावर खराब हो सकती है। तो एंजाइम कोलाइडल नेचर के हैं, अर्थात उनका एक चिपचिपा सा नेचर होता है। समझ गए ना? इसीलिए ये कोलाइडल स्टेट में है और इन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इनकी एक्टिविटी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में ये कोएगुलेट हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि एंजाइम, तो एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर एंड इजीली कोएगुलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और हाई टेम्परेचर एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जल के साथ कोलाइडिंग रिएक्शन बनाते हैं तथा उच्च ताप और विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, जिससे इनका जैविक गुण समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ तक आप लिखें। अब देखो इसी प्रकार नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस, ताप निर्भरता।
तो हर एक एंजाइम जो होता है उसकी जो एक्टिविटी है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है। उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर से ऊपर हो या नीचे हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। मतलब अगर नीचे है तो रेट कम होगा, ऊंचे अगर कर दें ज़्यादा तो फिर वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है एंजाइम। तो हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम कर लेता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी में ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर कर दोगे तो एक्टिविटी कम होती जाएगी, और लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी टोटल डिस्ट्रॉयड हो जाती है। समझ गए बच्चों कि हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हर एक एंजाइम एक फिक्स टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी सक्रियता दर्शाता है, उसे बोलते हैं अनुकूलतम ताप। मानव शरीर में ये ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है एंजाइम टोटल सक्रियता को खो देते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंज विद द टाइम, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर एंड दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर which is called optimum temperature. In human body the optimum temperature is 37 degree centigrade and enzymatic activity enzyme activity total destroyed at 70 degree centigrade. तो इस तरह से एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं का वेग ताप परिवर्तन से बदलता है, तथा वह ताप जिस पर इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है मतलब एंजाइम की उसे बोलते हैं अनुकूलतम ताप। मानव शरीर में ये कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, एंजाइम की सक्रियता जो है नष्ट हो, समझ गए ना। मतलब इस तरह से वो 37 के बाद कोई काम का नहीं रह जाएगा। फिर आते हैं पीएच डिपेंडेंस, पीएच पर निर्भरता। तो जिस तरह से टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, ठीक इसी तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट पीएच पर भी, पीएच चेंज होने से भी चेंज होता है। हमारी बॉडी में भी इस तरह से पीएच अगर चेंज हो जाता है, पॉइजनस कंपाउंड चले जाएं या किसी प्रकार की एसिडिटी बेसिसिटी चेंज हो जाए हमारी बॉडी की, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में यूरिन सही ढंग से ना बने या फिल्टर ना हो, अगर हमारा ब्लड, ठीक है, किडनी फेल हो जाए तो हमारी बॉडी का पीएच चेंज हो जाता है और ब्लड कोएगुलेट होने लगता है जिससे डेथ होती है। तो इस तरह से पीएच पर भी ये वर्क करते हैं। तो एक ऐसा पीएच जहां पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसे ही बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। मानव बॉडी में इसका जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है वो है 7.4, समझ गए ना। इससे ज़्यादा पीएच है, इससे कम पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज हो जाएगा, अलग होगा मतलब। तो इस तरह से रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंज विद द चेंज इन द पीएच ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब जिस तरह से वो जहाँ पर वो वर्क कर रहा है, दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बॉडी द ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 7.4 जो कि ब्लड का पीएच है। तो समझिए बच्चों की एक अनुकूलतम ताप पर एंजाइम अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं, तो आप इसे नोट करें। देखो इसी तरह से नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कोएंजाइम, या इन्हीं को बोलते हैं एक्टिवेटर्स। तो देखो जैसे हमने कैटालिस्ट में देखा था प्रमोटर्स कि वो कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो प्रोटीन के साथ एंजाइम के साथ जुड़ जाएं तो वो एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कोएंजाइम। ये एंजाइम की साइट पर, एक्टिव साइट पर फिट हो जाते हैं और उस एक्टिव साइट की एड्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस व्हिच आर नोन एज कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स। समझ गए ना? एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस। ये कुछ मेटल आयंस हैं जैसे Na+, Zn2+, Mn2+, CO2+,
ठीक है, Cu2+। और इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी में एक प्रकार के कोएंजाइम्स होते हैं। इनका कारण क्या है कि इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, वेकेंट फ्री वैलेंसीज होती हैं, ये सबस्ट्रेट को और जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ गए बच्चों? ठीक है। और क्या लिखा है? कोएंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एंजाइम सरफेस ड्यू टू कोएंजाइम पार्शियली बॉन्डेड विद सबस्ट्रेट। मतलब ये है कि ये एड्सॉर्प्शन पावर को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ पार्शियली बॉन्डेड हो जाते हैं। उनकी वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें ये सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बांध के और उनको पार्शियली बॉन्डेड करते हैं और फिर इसमें में एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाती है। तो समझ गए बच्चों कि एंजाइम की क्रियाशीलता कुछ पदार्थों के जोड़ने से बढ़ जाती है जिन्हें बोलते हैं कोएंजाइम। ये सामान्यतः धातु आयन है, ये जो लिखे हैं मैंने। इसके अलावा प्रोटीन है, विटामिन है, ये भी कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम का वर्क होता है एंजाइम की जो रिएक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर जुड़ जाते हैं ये और उसकी एब्जॉर्प्शन पावर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। फिर होते हैं एंजाइम पॉइजन्स या इनहिबिटर्स। जिस तरह से हमने देखा था कैटालिटिक पॉइजन्स की ऐसे सब्सटेंस जो कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक इसी तरह से एंजाइम्स के लिए भी कुछ इनहिबिटर्स या पॉइजन्स होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ जाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम कर देंगे, टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पॉइजन चला जाए KCN तो ये तुरंत हमारी हीमोग्लोबिन में जुड़ जाता है और उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म कर देता है, ऑक्सीजन का जुड़ना खत्म कर देता है। इसके अलावा और बहुत सारी जैव जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनकी जो एंजाइम्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा UV लाइट है, रेडिएशंस हैं, समझ गए ना? अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हो गई। इसके अलावा एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, ड्रग्स हैं। ये जो हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं या बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इनको बोलते हैं एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स या एक पॉइजन्स। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि एंजाइम एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय एडिशन ऑफ एसिड, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, लाइट है, हीट है, ड्रग्स है, पॉइजन्स मतलब जैसे KCN और डिफरेंट सॉल्ट्स, ये सब क्या करते हैं? ये जो है जो है एक प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम पॉइजन्स या इनहिबिटर्स। प्रोटीन इनहिबिटर्स और भी है, ठीक है, तो इनको प्रोटीन इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। दे डिस्ट्रॉयड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की एक्टिव साइट को खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये चूंकि प्रोटीन एंजाइम से बने हैं इसलिए इनको ये कह सकते हैं। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की एक्टिविटी को फिनिश कर दें या उसे कम कर दें उसको बोलते हैं एंजाइम मंदक। जहर हो गया, इस तरह के बहुत सारे और भी कोई जो है एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चलती है तो उसको शिफ्ट नहीं करते, उसकी मतलब उसके डायरेक्शन को केवल उसको फास्ट कर सकते हैं। तो वो जो सारी प्रॉपर्टी कैटालिस्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हैं, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक भी होती हैं जैसे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH होना, ठीक है, कोलाइडल नेचर होना, ये सब कुछ अलग है कैटालिस्ट से। तो इस तरह से हमने देखा इसके बारे में एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एंजाइम कैटालिसिस की डेफिनेशन। अब हम आगे देखेंगे एंजाइम की मैकेनिज्म और काइनेटिक्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार मेरा, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।